भारतीय जनता पार्टी से पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने जिस दिन पार्टी छोड़ी थी उस दिन भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के ऊपर पहले 2 दिन तो खामोशी रही, लेकिन उसके बाद पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने एक के बाद एक जो इंटरव्यू दिए और उसमें जो कुछ कहा उस पर हड़कंप मचना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लगता है कि पूर्व एमएलसी और पूर्व भाजपा नेता सुरेंद्र चौधरी की कानूनी घेराबंदी करने का प्रोग्राम बना लिया है। मेरे पास एक लीगल नोटिस की कॉपी है। लीगल नोटिस इशू किया गया है और यह लीगल नोटिस उन्हें दिया गया है एडवोकेट नवयुग सेठी की तरफ से, और इसमें आरोप इनके ऊपर यह लगाया गया है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के ऊपर आरोप लगाए हैं और यह भी कहा गया है कि वो एक भले परिवार से हैं। उनके दादा जो थे वो सेना मेडल अवॉर्डी थे और खुद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स से जम्मू यूनिवर्सिटी से की। ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। आतंकवाद पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। अपना परिवार 2000 में छोड़ा, तब से समाज सेवा में लग गए। 2014 में एमएलए का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीता और 2018 में अपने काम और अपनी कार्यकुशलता के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और इस समय वो बीजेपी के सबसे लंबे चौड़े टेन्योर वाले अध्यक्ष हैं। आगे ये कहा गया कि मेरा क्लाइंट का जो आज तक का पूरा पब्लिक लाइफ है, उनका जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें उनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। उनकी डिसेंट रेपुटेशन है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर भी। उसके बाद आगे कहानी शुरू होती है पूर्व एमएलसी और पूर्व बीजेपी नेता और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए सुरेंद्र चौधरी की। वो कहते हैं कि आपने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2022 में छोड़ी, उसके बाद आपने कहा कि मुझे बीजेपी में आना है और आपने जनता के बीच में बीजेपी के अपने प्यार का इजहार किया और आपने उसके बाद आदर सम्मान की बात भी की कि बीजेपी की जो कमिटमेंट है देश को बनाने को लेकर, और उसके बाद जब पार्टी हाईकमांड ने उसे अप्रूव किया आपने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद उनके ऊपर आरोप यह लगाया कि आप एम्बिशन ड्रिवन फ्रीक्वेंट स्विच ओवर करते हैं, यानी आप अवसरवादी हैं। जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी में घुस जाते हैं, यही आपका काम रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी भी इंडिविजुअल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाएं। आपने 11 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया 5:51 में 5:51 पे रविंदर रैना जी छोड़ो एजेंडे को यार। देखिए बात सुनिए, ये आप पढ़ रहे हैं जो किताब पूरी, ये किताबें, हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और सियासतदान हैं, और जो कुछ आप ये बोल रहे हैं ये क्या है क्या नहीं, ना तो मेरे पास लीगल नोटिस आया हुआ, पता नहीं लीगल है कि इलीगल है, क्या हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास तो आया नहीं। ये आपके पास है, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसपे कहीं बयान एडिट भी होते हैं, कहीं बड़ी चीजें एडिट भी हो जाती हैं, बड़ा कुछ होता है। और मैं, आपको याद होगा जब मैं पीडीपी में था तो मेरा डीडीसी नौशहरा से इलेक्शन जीता था और वहां लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए, तो इन्होंने बीच में उसके एक वीडियो के अंदर एडिट कर दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बाद में वो बड़ी सारा कोई इंक्वायरी हुई तो वो फेक हुआ था और एडिटिंग थी उसमें। तो बेसिकली तो वहां पर्चा लगना चाहिए था इनके खिलाफ कि भाई एडिट कैसे हो गया, नहीं हुआ। तो इसलिए रही बात जहां तक ताल्लुक है ये जो लीगल जो भी ये नोटिस दे रहे हैं, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। रही बात कि हमने जो कहा, अगर आज कोई बात, अगर ये जब आएंगे इसकी लीगल नोटिस का, मैं तो पढ़ा नहीं ना, आपके इस मोबाइल के अंदर है, मेरे पास तो कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं, इसका जवाब हम देंगे, पहले पढ़ेंगे। लेकिन रही बात जहां तक ताल्लुक है कि जो परिवारवाद और जिस करप्शन की हम बात करते हैं, मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, और उसके बाद जब उनके ऊपर ये कहते हैं परिवारवाद और करप्शन, और इवन के उनको एंटी नेशनल भी ये कहते हैं, इनके कई बयान है हमारे पास, आपको भी पता है, कई अपने न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ है, लिखा हुआ है, वो भी आपको पता है। थोड़ा आप वो भी ऐड करो बीच में कि क्या ये चीजें नहीं हुई। जब इन लोगों को कहते हैं, फिर महबा जी के ऊपर कितना कुछ करते हैं, वो उनके ऊपर भी उनको कहते हैं परिवारवाद। हमने सुना नहीं क्या, मुफ्ती परिवारवाद, करप्ट हैं, ये लूट के खा गए हैं, ये जी एंटी नेशनल हैं जी, देशद्रोही हैं जी। गांधी परिवार के ऊपर भी
गांधी परिवार के 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए हों इस देश के लिए, उसको भी ये कहते हैं कि भाई वो एंटी नेशनल हैं, वो परिवारवादी हैं, करप्ट हैं। तो ये तो एक जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ गए तो लाइल हो गए। एक वो फैमिली गांधी परिवार जिसने देश के लिए कुर्बानी दी, 2 प्रधानमंत्री मर गए, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये क्वालिफिकेशन होगी कि इन्होंने जनाब घर छोड़ दिया, इन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए की है या क्या की है पता नहीं। लेकिन 5 करोड़ का दावा है आपके। पहले सुनिए जनाब, इसकी बातें बाद में होंगी, ये छोड़िए। मैं बात का आपको एक सियासत की बात हूं, ये रोज के बयान हैं। तो इसलिए रही बात कि ये अब उन्होंने लीगल नोटिस दी, अगर दिया जैसे आप कह रहे हो, आपकी जुबानी है, मेरी जुबानी नहीं है, हम वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसको। हमारे पास भी वकील हैं, क्या एक खाली वकील उनके पास थोड़े, हमारे पास भी वकील हैं। कोर्ट सबके लिए बराबर है, अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो हम भी कोर्ट में जाएंगे, मुकाबला करेंगे, डरने वाले थोड़े हैं। लेकिन है कि मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो हमने कहा, जहां तक ताल्लुक है, अगर इन्होंने हमारे लीडरों को परिवारवादी कहते हैं या करप्ट कहते हैं या एंटी नेशनल कहते हैं, फिर इनको भी तो नोटिस होना चाहिए। फिर क्या एक कसूरवाद नहीं है? ये कैसे किसी की पकड़ी उछाल सकते हैं? जब इनको कोई बोले तो लीगल नोटिस हो गया, फिर इनको मर्ची लगती है। तो जब ये दूसरों को बोलते हैं तो उसमें क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि नौशहरा के अंदर जब वो रैली निकली, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद की एडिटिंग कर दी थी। उस समय के जो डीआईजी हैं, उस समय के एसएसपी जो हैं, उनको पूछिए कि ये चीज हुई नहीं। वहां की एजेंसियों को पूछो कि ये वीडियो एडिट हुई थी कि नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं अब इस पे ज्यादा विस्तार पे नहीं जाना चाहूंगा और ना इस इश्यू को ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं आपको कि ये चीजें अब जो हैं, जब नोटिस हमें आएगा, हमें डिलीवर होगा, उसमें देखेंगे क्या बात है क्या नहीं। हम भी अपने लोग जो लीगल लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो इसलिए कोई इतना बड़ा ये इश्यू नहीं है। मैं तो इसको इश्यू, हाँ इतना जरूर है कि मुझे नहीं पता था कि अब रही बात कि जहां तक परिवारवाद का दूसरा, हमने तो किसी को पर्सनल अटैक किया ही नहीं है, हमने तो जनरल बात कर रहे हैं। रविंदर रैना साहब को नहीं भूलना चाहिए कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, बीजेपी के। कोल साहब संगठन मंत्री हैं, हमने और किसी को नहीं कहा। बीजेपी सुनिए ना, बीजेपी में। लेकिन मेरा सवाल सुनो, ये कह रहे रविंदर रैना एंजॉय विद योर परिवारवाद एंड करप्शन, ये आपका ट्वीट है, इसी ट्वीट के ऊपर बवाल। मैं क्या, छोड़िए ना इसको, अब इसको मत कोट करिए ना, क्योंकि ये अभी तो मेरे पास है ही नहीं है। तो ये आपके पास आएगा, जब आएगा देखा जाएगा ना। जब तक मुझे नहीं मिलता आप इसको कैसे आप इसको लीगल मान सकते हैं? इसलिए आप इसको डिस्कस ही मत करिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं कि जहां तक ताल्लुक है इस चीज का कि अपना परिवारवाद का, तो हम प्रदेश अध्यक्ष को पूछ रहे हैं और संगठन मंत्री को पूछ रहे हैं, जैसे ये उमर साहब को और फारूक साहब को पूछते हैं, जैसे ये महबूबा जी को पूछते हैं। जैसे परिवारवाद के आरोप लगाए, उसके कोई तथ्य भी तो प्रमाण भी आपके पास होगा। मैंने कहा ये तो आपको नहीं पता। चंद रोज पहले एक चैनल ने पूरी लिस्ट बताई थी कि बीजेपी के अंदर परिवारवाद कहां कहां है, करप्शन कहां कहां, आपको नहीं पता। आपने भी कितनी बड़ी स्टोरियां चलाई हुई हैं, करप्शन कहां कहां पे है, कैसे कैसे है। सतपाल मलिक क्या बोल रहा है? सतपाल मलिक तो ये चीजें बोल रहा है ना। तो इसलिए ये चीजें जो, देखिए मैं आपको एक ही साफ बात बोलता हूं कि जहां तक ताल्लुक है ये चीजें का लीगल नोटिस का दूसरा, ये चलता है, ये पार्ट ऑफ दी पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने कमजोर आदमी हैं कि ये इन चीजों में, हाँ ये इस लीगल नोटिस के बजाय अगर ये क्लियर करते, लोगों में जाते, बाकी इलेक्शनों पर छोड़े ना जनाब। इलेक्शनों में बात, अगर हम कह रहे हैं परिवार, ये हमारे लीडरों को परिवारवाद कह रहे हैं, करप्ट कह रहे हैं और एंटी नेशन, वो लोग फैसला करेंगे ये लोग हैं या नहीं है। ये हम जो ये कह रहे हैं इनका फैसला भी लोग करेंगे। लोगों पे छोड़े ना, ये कोर्ट कचहरियों में क्यों आ रहे हैं? कोर्ट कचहरी में कौन आता है? जो कमजोर आदमी होता है। लेकिन चौधरी साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुए, शामिल होने के बाद आपने पार्टी छोड़ दी और बहुत थोड़ा समय आप रहे, 1 साल ही पार्टी में रहे। इससे पहले आप बहुजन समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद पीडीपी में आए, फिर उसके बाद लग रहा था शायद आप कांग्रेस में जाएंगे लंबे समय तक। लेकिन मैं आपसे आपने 1 साल के अंदर अंदर बीजेपी क्यों छोड़ी? क्या ऐसा आपने पार्टी के अंदर देखा जिसके चलते आपको लगा? पीछे चंद रोज में मैंने जिस दिन मैं पार्टी छोड़ी उस दिन सारा कुछ मैंने क्लियर किया था। अब रोज रोज इस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मैंने पार्टी छोड़ी, हिंदुस्तान में दुनिया छोड़ती है। ये चंद रोज जो, अच्छा ठीक है आज मैंने पार्टी छोड़ी तो मैं दल बदलू हो गया, तो जिस दिन मैंने पार्टी पीडीपी छोड़ के इनकी पार्टी में गया था तो उस दिन दल बदलू नहीं था। आज जो ये कह रहे हैं इनके मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आज उसमें मेरी इमेज खराब नहीं हुई? जो जिनको इन्होंने ज्वाइन कराया, मैं नाम नहीं लेना चाहता बीजेपी को, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 1.5 साल से ज्वाइन कराया, क्या वो दल बदलू नहीं है? फिर मत बीजेपी में जाओ तो आप बिल्कुल ठीक, आप बीजेपी में जाओ जितना मर्जी करप्ट हो आप ठीक, आपकी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है। तो जब दूसरा को आपको छोड़ के जाए तो फिर आप दल बदलू भी हो, तो करप्ट भी हो, तो फिर आपको लीगल नोटिस भी है, फिर सब कुछ है। ये कौन सा तरीका है यार? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का राइट है, ये आजादी है बोलने की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप बोल सकते हो,
लेकिन जब आप बोलते हो तो आप कहते हो जी हम ठीक पहुंचे, दूसरा बोले तो फिर आपको मिर्ची लग जाती है। तो इसलिए ये चीजें वक्त पे चलेंगी, ये सारा कुछ है। लेकिन ये सोचें कि सुरेंद्र चौधरी को डरा धमका के ऐसे डरा लेंगे तो हम डरने दुने क्या कर लेंगे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दें जेल में। पहले सबको जेल में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप डाली है तो क्या हो गया था, तूफान। कौन सा इनको वहां वोट बैंक इनका बढ़ गया। अगर ये कहते हैं 50 पार रोज करते हैं, मैं कहता हूं आप 90 की 90 ले जाओ, लेकिन इलेक्शन तो कराओ। इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे आप, इलेक्शन करा लीजिए, ये सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे साथ लोग होंगे तो हमें वोट पड़ेगा, अगर आपके साथ लोग होंगे तो आपको वोट पड़ेगा। इसलिए ये मैंने कहा ना कि ये चीजें आप ये एक नकाब जो आपने मासूमियत का पहना वो कब तक पहनोगे। 2014 में तो भी इन्होंने कहा था कि जी सुरेंद्र चौधरी ने मुझे मारा, वो क्या प्रूफ है। फिर मैं भी लीगल नोटिस दूं कि कैसे हुआ, मैं डॉक्टरों को इन्वॉल्व करूं। ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने नहीं कहा था उसमें कि मुझे मारा। जब वो न्यूजें चली थी, आप लोगों के चैनलों में न्यूजें नहीं चली थी कि सुरेंद्र चौधरी ने मारा, मैंने कहा मैं तो निशारे में था। ये लंबेड़ी में लड़ाई हुई थी, हुई भी थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता। अगर हुई थी तो पर्चा क्यों नहीं लगा वहां पे। लेकिन आपके निकलने का कारण असल में क्या बना, क्या आपने मैंडेट आपने ये रामायण और महाभारत पढ़ी ना, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये पढ़नी नहीं चाहिए फिलहाल मेरे सामने। क्यों, हाँ अकेले में आप जो विषय पढ़ते हैं, जब मेरे सामने पढ़ रहे हो तो आप इसको कहीं ना कहीं लीगलाइज कर रहे हो। मेरे सामने नहीं पढ़नी चाहिए आपको, आप क्योंकि जब तक मुझे आप ही को नोटिस भेजा, इसलिए मैंने कहा कि आप सुन नहीं, ये लीगल नोटिस है आपको आने, जब आएगा मेरे पास मैं तब जवाब दूंगा ना। मैं आपके मोबाइल के ऊपर मैं किसी चीज का क्यों जवाब दूं। मैं कह रहा हूं पहले आजकल पत्रकारों के पास आता है, फिर नेताओं के पास आता है। ये पब्लिसिटी स्टंट है, मतलब कि इतना, मतलब कि सुरेंद्र चौधरी, इसका मतलब सुरेंद्र चौधरी से डरते हैं, लीगल नोटिस क्यों दे रहे हैं। ये वो साहब की छोटा सा बच्चा, जब दो बच्चे सुबह ग्राउंड में खेलते हैं तो एक को पिटाई पड़ती है, दूसरा जाके मम्मा पापा के पास रोता है, तो ये जाके कोर्ट में रो रहे हैं। आप जब इस समय पार्टी में गए, क्या किसी वक्त आपको भी ये महसूस हुआ कि आप बाहरी हैं और अंदर वाले हैं। क्योंकि कल एक खबर एक्सेलशियर में आई थी जिसमें यह कहा गया कि जी जो नेता अलग अलग पार्टियों को छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन नेताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यह कहा कि जी हम पार्टी के लोग हैं, इतने सालों से पार्टी में चल रहे हैं, हमें मान सम्मान उतना नहीं मिलता जितना बाहर के लोगों को मिलता है। ये फीलिंग आपको भी पार्टी के अंदर आई जब आप पार्टी में गए, या आपको लगा कि नहीं बहुत प्यार मिला आपको एक साल में भारतीय जनता पार्टी में, ऊपर वाले नेतृत्व से, नीचे वाले नेतृत्व से। उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूं कि रविंदर रैना और अशोक कौल साहब को पूछो कि सुरेंद्र चौधरी बीजेपी क्यों छोड़ के गया। मैंने छोड़ी और सिर्फ इन दोनों के कारण छोड़ी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के कारण। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अभी भी प्यार बराबर है आपका? नहीं, मुझे देखिए मेरा उनके साथ लेना देना ही कोई नहीं। मैं तो स्टेट यूनिट की बात कर रहा हूं ना, आप उधर कहां पहुंच जाते हो दिल्ली में। जुनैद साहब हम भी जानते हैं जनाब, हमें भी बड़े चिर हो गए हैं अब ये धक्के खाते खाते। मैं हवा से बना हुआ लीडर नहीं हूं, मैं जमीन से निकला हुआ एक वो पौधा हूं जो आस्ता आस्ता धीरे धीरे माली ने पाला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके दोस्त आज भी पार्टी में ही हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके साथ मतलब आपका उठना बैठना बहुत ज्यादा है। तो आपके साथ भी है जो पैगाम आप लेके, मेरे को आपसे बड़ा प्यार है। आज का नहीं जानता पर अपना जानता हूं, तो अब क्या करूं। आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपसे नफरत करना शुरू हो जाऊं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग पार्टी में अभी भी बने हुए हैं, जिन लोगों ने बड़ी कोशिश आखिरी मौके तक की, कुछ लोग आपके घर आए, उन्होंने आपको घर पर भी कन्विंस करने की कोशिश की कि मत छोड़िए, हम ऊपर बात करेंगे, नीचे बात करेंगे, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने छोड़ा। मेरे भाई सुनो जुनैद साहब, जहां तक ताल्लुक है, हमने किसने छुड़ाने की बात की, किसने नहीं की, क्या नहीं की, अब ये पास्ट हो गया है और पास्ट को हमने फ्यूचर देखना है। मेरे आगे रास्ता कुछ हो रहा है, इसलिए पास में जो चला गया जो चला गया, कहते छड़िया गना के लेना ना, ठीक है। अब रही बात के बीजेपी में हम गए थे, दो राय नहीं, क्यों गए थे, सिर्फ लोगों के कामों के लिए गए थे। तो हमने जब वहां हमने देखिए, आज आप ये बीजेपी का जहां तक है, मैं रविंदर रैना साहब से पूछना चाहता हूं या अशोक कौल साहब से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। आज बेरोजगार बच्चे गली गली घूम रहे हैं, हमारे बच्चे ड्रगिस्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे नौजवान जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू हो गया है। आज हमारे बच्चे, आपने गली गली में जाके शराब की दुकानें खोल दी हैं। आप तो कहते थे, यही रविंदर रैना साहब कहते थे ना कि भाई, इन्होंने असेंबली में कहा हुआ, आपने बड़ी कवरेज की होगी कि भाई हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करेंगे, यहां शराब बंद कर देंगे। तो मुझे बताओ, आज पहले दुकानें कम थी, आज कितनी आई गली गली। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से ये एमएलए बने थे निशारा, वहां देखो कितनी खुल गई है। ऐसे इलाके में खुली जहां राधा स्वामी लोग ज्यादा थे, वहां भी आज 70,000 की सेल हो गई है। सुनिए आपने रामायण अपने किया, मेरी कथा भी सुन लो। अब जहां तक ताल्लुक है इसका, ये जो आप मुद्दों से मत हटिए ना बीजेपी की तरफ, बीजेपी भी ऐसे मुद्दों, हाँ बस वही मुद्दों में जाने दीजिए ना मुझे थोड़ा सा। तो आज जब वो शराब की दुकानें खोल रहे हैं, हमारे बच्चों को नशेड़ी कर रहे हैं, आज घर घर में आप देखें ओवरडोज से कितने बच्चे मर गए जम्मू के अंदर, चोरियां, इस नशाखोरी के साथ चोरियां कितनी जम्मू शहर के अंदर बढ़ गई हैं। आप इस पे बात करें, जम्मू मेडिकल कॉलेज का क्या हालत है, कितनी डेड बॉडियां रोज निकल रही हैं, इस पे कभी कोई बात करता है।
आज जम्मू का जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर कितनी शॉर्टेज है स्टाफ की और डॉक्टरों की या इक्विपमेंट्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर कोई बात करता है? आपकी जो बॉर्डर की पीआईसी हैं जो दूर दराज के कंडी बेल्ट हैं उनकी क्या हालत है? पानी की हालत क्या है कंडी बेल्ट में? यहां तो आपको शायद गांधीनगर में पानी रोज मिल जाता है, तो गांव में जाइए, दूर दराज के इलाके में जाइए, आप उन पहाड़ों, उन मोड़े, उन टोकों पे चले जाइए, उस गरीब को एक बाल्टी से 3 लोग नहाते हैं गांव में पानी में जनाब। इस पे कोई बात करता है? बिजली की आज लो वोल्टेज है पूरे दूर दराज के पहाड़ों में, इलाकों में, कंडी बेल्ट में, आगे पीछे। सिर्फ गांधीनगर त्रिकुटानगर को मत आप जम्मू समझें या जम्मू कश्मीर समझें। साल पहले भी यही दिक्कतें थी, आप क्यों बीजेपी में गए थे? शराब की दुकानें साल पहले मैंने कहा ना, इसीलिए तो हम गए थे, हमने कहा कि ये चीजें रुकेंगी, हम तो इन चीजों को रोकना चाहते थे। आपने जो पहले वाइन शॉपें थी उन लोगों को, उन बच्चों को बेरोजगार किया और नए लोगों को आपने रोजगार, बाहर के लोगों को आपने रोजगार। ये मुद्दे सारे उठाए आपने पार्टी में? सुना किसने मेरे भाई? अगर सुनते तो हम क्यों छोड़ के आते? और आज जो 5 मरले की प्लाट की बात कर रहे हैं कि हम 5-5 मरले की जमीनें देंगे, हम शेख साहब ने लैंड टू टिलर दिया था उन किसानों के पास जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनको जमीनें दी थी। और आज 75 साल बाद वही जमीनें आप छीनने लगे हो, कहते हो नहीं जी ये सरकारी रकबे हैं, ये मुहाजिरीन की जमीन है, ये कस्टोडियन लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है। यार 75 साल पहले अनपढ़ लोग थे बेचारे हमारे बुजुर्ग, उनको क्या पता था इन जमीनों का टाइटल क्या? आज 75 साल के बाद आप उनको टाइटल दिखा रहे हो और जमीनें छीनना शुरू हो गए हो, और फिर कहते हो 5-5 मरले। जम्मू कश्मीर में आपने जुनेद साहब पूछा, जम्मू कश्मीर में कौन सा आदमी गरीब से गरीब भी होगा जिसके पास 5 मरले जगह नहीं है? अच्छा ठीक है, हम पीएमएवाई के मकान के पैसे देते हैं, हम तो सर्वे करते नहीं करते कि भाई कौन कौन को जरूरत है, उसके बाद सर्वे की लिस्ट डिस्प्ले होती नहीं होती? तो जनाब ये भी 5 मरले का डिस्प्ले तो कर दें पहले, जम्मू कश्मीर के कौन से लोग हैं हम भी तो देखें, कौन अब आगे लोग हैं जिनके पास 5 मरले जगह भी नहीं है। तो इसलिए ये इन मुद्दों पे क्यों नहीं वो बोल रहे? जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं, हम करप्शन पे, क्या आप मुझे बताओ करप्शन की बात अगर आप कहो, क्या कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है मेरे भाई? क्या रूरल डेवलपमेंट में करप्शन नहीं है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? पर इसमें बीजेपी का अध्यक्ष है, बीजेपी का संगठन महामंत्री क्या करेगा? वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी, हम तो इसमें सत्ता में नहीं है। आप भी यार क्या, वो कह रहे हम, आपकी जर्नलिज्म को मैं कहां रखूं? वो कह रहे हैं हम तो हम सत्ता में ही नहीं। भाई मेरे बताओ, आप देखिए, आप मैं ना, आप अनपढ़ है ना मैं अनपढ़ हूं। हिंदुस्तान में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय गृह मंत्री देखते हैं। फिर तो सरकार किसकी हुई? केंद्रीय गृह मंत्री। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी तो आपने बीजेपी के आरोप लगाए ना, जम्मू कश्मीर भाजपा की। मैं तो वही भी, अगर दिल्ली में सरकार उनकी है, आपने रविंद्र रैना साहब के मुंह से खुद सुना हुआ है जो कहता था कि साड़ा अपना गवर्नर आ गया है। तो ठीक है, अगर वो गवर्नर उनके अपने हैं तो ये अपने नहीं है। आप 1 साल रहे, क्या महसूस हुआ आपको? गवर्नर अपने हैं? देखो, मैं एलजी साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं एलजी साहब की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं बीजेपी वालों की बात कर रहा हूं। मैं एलजी हाउस के ऊपर जाना नहीं चाहता, मैं उधर डिस्कशन पे नहीं जाना चाहता। मैं क्यों जाऊं जब उनसे मेरा लेना देना कोई नहीं। मैं ना उन्होंने मुझे देखा, ना मुझे पहचाना, ना मुझे वो जानते हैं मैं कौन हूं कौन नहीं, तो मैं क्यों उनसे उनको काम का बोलूं एलजी साहब ने ये किया। हाँ, ये मैं कहता हूं कि रविंद्र रैना साहब को पूछो कि भैया आप बताओ पीएचई के डेलीवेजर अभी तक क्यों नहीं पक्के हुए? रैबरे खेल वाले पक्के क्यों नहीं हुए? रैबरे जंगलात वाले पक्के क्यों नहीं हुए? एसपीओ का अभी तक क्या बना? होम गार्ड्स क्यों नहीं पक्के? अच्छा, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बस क्यों रखो ना, मैं तभी कह रहा हूं, बोलने दो भैया, आपकी कथा मैंने सुन ली है पूरी, आप मुझे सुन लो। आपने होम गार्ड्स का क्या किया? आपने एनआरएचएम का क्या किया? एनवाईसी का क्या किया? आपने आपके जो ये दूसरे लोग जो डेली वेजेस दूसरे डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी डाक बंगलों के अंदर हैं, या आपके लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, वो क्यों नहीं रेगुलराइज? आज 6 महीने हो गए लोगों को जीपी फंड नहीं मिल रहा, मुलाजिमों को। जीपी फंड किसका होता है? मुलाजिमों को होता ना। आज मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, आज शाम को आप अप्लाई करो, सुबह आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो जीपी फंड मिलना चाहिए। मिल रहा है जीपी फंड? जाओ वहां जाके पूछो जीपी फंड मिल रहा है? आज हालात क्या है? मतलब इन चीजों में क्यों नहीं बोल रहे आप भाई? आपको ये बड़ा सुरेंद्र चौधरी क्यों बोल गया? ओ यार, डेमोक्रेसी है। आप क्या चाहते हो यहां सब गूंगे हो जाए? कोई बोले ही ना भैया, ठीक है, अगर मुझे गूंगा करना तो मुझे जेल में डाल दो। अब यही रहेगी ना, जो आप ये लेके आए हो फरमान, इसके बाद यही है ना, तो मैं उससे भी नहीं डरता। मैं एक ही बात देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को कोई खत्म करने वाला है तो वो रविंद्र रैना और अशोक पोल हैं। इन दोनों चाचा भतीजे ने खत्म की है। ये कौन सी बातें कहते हैं? डरा जाएंगे मुझे? मैं नहीं डरने वाला। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुनेद साहब, ये सवाल जो मैं खड़े कर रहा हूं सारे जो डिमांड लोगों की हैं, इस पे उनसे बात करिए। आज आप जितनी भी आपकी रोज की जो मैग्नेमाइजेशन होती है, जो ब्लैक टॉप करते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है? आपने भी बचपन में देखा होगा, एक रोड में अगर लुक पड़ती थी तो 5 साल 6 साल उखड़ती नहीं थी। तो आज पड़ती है, दूसरे दिन उसको हाथ से उखाड़ लो। गेंती की भी जरूरत नहीं जनाब, हाथों से उखड़ती है वो। इस पे क्यों नहीं बोल रहे? ये करप्शन नहीं है? अब आप विपक्ष में, ये करप्शन नहीं है? मुझे बताइए, अब आप विपक्ष में आ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू संभाग का अब आप एक प्रमुख चेहरा हैं
और जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि बोलने का और अलग अलग मुद्दों के ऊपर जब आप पीडीपी में थे 2 साल तब भी आपने ठीक ठाक फायरिंग की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म, मैंने कहा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो 1 साल बीजेपी में रहे आप, तो बहुत कम आपको फायरिंग करते हुए देखा। अब आप वापस शुरू हो गए हैं, ये कंटिन्यू रहेगा ये थोड़ी देर के लिए? मुझे बताओ मेरे भाई जुनेद साहब, मेरे से ज्यादा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं बड़ी शुद्ध हिंदी सीख गए हो बोलना। मुझे तो 1 साल में आई नहीं। मैं आज भी क्या आपने बोला, जो सरकार कौन सी होती है, केंद्रीय शासित में, अभी केंद्र शासित प्रदेश, मैं शासित पर ही फंस जाता हूं। तो आपकी जीव ऐसे चल रही है, पता नहीं कहां से ट्रेनिंग आपने भी ले ली उनके, तो इसलिए मेरे से ज्यादा आप पे असर हो गया उसका। नहीं देखो, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, और जम्मू कश्मीर की मातृभाषा उर्दू भी थी किसी जमाने में जनाब, हम वो उर्दू में फंसे रहे। आप कहीं पता नहीं कहां वहां से हिंदी सीख के आ गए, मुझे आप पे भी शक पड़ने लग गया। अब सुनो मेरी बात, आपने जो मुझसे सवाल कर रहे हो ना, मैं देखिए एक बात बड़ी फ्रैंकली आपको कहता हूं मेरे भाई, बड़ा खुला काम है। आज अगर आपने जम्मू कश्मीर में आप कहते हो कि हमने पूरा इलेक्शन जीता हुआ है, तो फिर इलेक्शन करा दो जम्मू कश्मीर में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ज्यादा लड़ाई का जरूरत ही नहीं है। बाकी रही बात ये जो आप कहते हो ना बोलने का मौका, मुझे बताओ रविंद्र रैना को छोड़ के और कोल साहब को छोड़ के आपने बड़ी मीटिंग अटेंड की उनकी, उन 2 हेडमास्टर और क्लास टीचर के सिवाय आपने किसी को बोलते देखा वहां भाषण देते हुए? जो आते हैं सुनते हैं, कॉपी पेन लेके आते हैं, नोट करते हैं क्या बोल रहे हैं साहब, तो उसके बाद वो कॉपी, जब उनके भाषण खत्म होते हैं कॉपी बंद होती है, पेन जेब में पड़ते हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये आपको नहीं पता? तो तब भी मुझे अगर सवाल आप पूछो तो मुझे फिर मैं क्या कहता हूं, मैं दिल करता है मैं आपके माथे लग जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते ही सुरेंद्र चौधरी ने वापस उसी तरीके से वार और पलटवार करना शुरू किया जैसा जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते समय वो करते थे। बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, और सबसे प्रमुख सवाल ये खड़ा किया कि 1 साल में रहा इतने सारे मुद्दे आम लोगों के, आम जनता के हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ, और आरोप दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री पर लगाए हैं।